दोस्तों, तो क्वेश्चंस की सीरीज में लेके आज हम आए हैं साइंस की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आज हमारा साइंस का प्रश्न जिसमें हमारा मेन टॉपिक फिजिक्स का है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा ये है, चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, दोनों भार व द्रव्यमान बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान व भार अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए समझिए भाई, देखिए सबसे पहले हम बात समझते हैं कि जो अर्थ पे ग्रेविटी होती है और जो मून की ग्रेविटी होती है, दोनों में अंतर होता है। अर्थ की ग्रेविटी और मून ग्रेविटी दोनों अलग अलग होती हैं। अलग कितनी होती हैं कि जो मून पे ग्रेविटी होती है वो अर्थ के 1/6 होती है। तो ग्रेविटी चेंज होने से किसी भी बॉडी के मास में चेंज नहीं होता है, हमेशा उसके वेट में चेंज होता है। मतलब मैं सीधे कह सकता हूँ कि उसके द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है, उसके भार में परिवर्तन आता है। तो उस कारण हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा आपका आंसर। इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबी छलांग लगाने वाला छलांग लगाने से पहले दौड़कर आता है क्योंकि वह लंबी दूरी तय करता है, वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, दौड़ने से उसे ऊर्जा मिलती है, वह संवेग बढ़ाता है। देखिए P बराबर क्या होता है, mb। P बराबर क्या होता है, mb। जब वो दौड़ के आ रहा हो दूर से उसका वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ने से आप क्या कह सकते हैं, उसका जो P बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे आंसर क्या दे सकता हूँ आपका, वह संवेग बढ़ाता है। आपका आंसर क्या सही रहेगा, डी सही रहेगा, वह संवेग बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा बल अन्य बलों से अलग है, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और आपका है फोर्थ स्प्रिंग का विस्तरण। देखिए ऊपर के तीनों बल जो आपके हैं वो तीनों लगभग आकर्षण के हैं। देखिए उसमें प्रतिकर्षण भी होता है लेकिन आकर्षण भी होता है, लेकिन स्प्रिंग का जो विस्तरण है वो हमारा अलग बल है। ठीक, उसको हम पकड़ के खींचते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन स्प्रिंग का विस्तरण आपका अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पिंड को संतुलित बलों के प्रभाव में कहा जाता है जब पिंड पर कार्यरत परिणामी बल, देखिए क्या कह रहा है, एक पिंड को संतुलित बलों के प्रभाव में, संतुलित होने का मतलब क्या है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स होता है या नेट फोर्स होता है जो वो कैसा हो, शून्य हो। शून्य का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका कोई बॉडी है ये, ठीक, आप इस पर कितने फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर इधर इधर इधर, जितने आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने इसमें 4 लगा दी, F1 F2 F3 F4, इन चारों बलों का सम कितना हो जाए, शून्य हो जाए, योग कितना हो, शून्य हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, संतुलित अवस्था में कहलाता है। तो इसलिए इसका परिणामी बल हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पे आपका शून्य होता है। जब कोई वस्तु पे परिणामी बल या संतुलित अवस्था में है तो उससे परिणामी बल कैसा माना जाता है, शून्य माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण नहीं होता, जड़त्व अधिक होता है, घर्षण अधिक होता है, जड़त्व अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही क्या रहेगा, घर्षण नहीं होता है, क्योंकि इस आइस पर फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन हमारा कैसा होता है, कम होता है, बहुत मतलब नहीं के बराबर होता है, तो इसलिए उस पर चलना क्या होता है, कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम, इसमें क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन चुनिए। देखिए 1 किलोग्राम भार बराबर 98 न्यूटन, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। संवेग एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही बात। P बराबर mb, अभी मैंने क्या था आपको, P बराबर mb। मास भी सदिश राशि है, वेलोसिटी भी सदिश राशि है, तो ये हमारा क्या सदिश हो गया। बल हमेशा संरक्षित रहता है, ये बात आपकी गलत है। बल हमेशा संरक्षित नहीं रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बल हमेशा संरक्षित ही रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक नहीं होता है, आप ये कह सकते हैं कि किस राशि का भौतिक मात्रक नहीं होता है, तो आप यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, आपेक्षिक घनत्व रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा, आपेक्षिक घनत्व रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व क्यों रहा, क्योंकि घनत्व, दाब, प्रतिरोध, ये सही तरीके से क्या हमारे पास है, फोर्स है। दाब का भी होता है पास्कल, प्रतिरोध का भी होता है न्यूटन, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दाब को नहीं नापा जा सकता है, ऑप्शन क्या क्या आपके हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में, बोर में, पास्कल में, किलोग्राम भार में। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा डी। न्यूटन को कभी भी किलोग्राम भार में नहीं नापा जाता है, बाकी आप किसी में नाप सकते हैं, बोर में भी, पास्कल में भी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में भी नाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पृष्ठ के लंबवत आरोपित बल को कहते हैं। देखिए, पृष्ठ के लंबवत आरोपित बल को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब, प्रणोद, संवेग, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, प्रणोद। जिसे कोई सरफेस हमारे पास लंबवत जो बल लगता है, इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारद दाबमापी की खोज किसने की थी? वह है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, टॉरिसेली, बर्नौली। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? सी, टॉरिसेली ने इसकी खोज की थी, पारद दाबमापी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब है 10⁻³ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10⁻³ 10⁻⁵। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्या? बी, 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर वायुमंडलीय दाब रहता है। आगे बढ़ते हैं। घनत्व के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात होता है। देखिए, घनत्व के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक 10⁻³ 10⁻², 10⁻², 10⁻³ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या सही रहता है? आपका आंसर डी सही रहता है। देखिए कैसे सही रहता है। एसआई मात्रक को हम लोग बोल सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और सीजीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें आगे क्या रहेगा? किलोग्राम को क्या लग सकते हैं? 1000 ग्राम। इसको हम लोग कितना लग सकते हैं? 1000 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब कितना लग सकते हैं हम लोग? देखिए आप, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 100 सेंटीमीटर होता है, 100⁻³ सेंटीमीटर अपॉन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब खत्म हो गया आपका, ग्राम से ग्राम खत्म हो गया। तो आपका बचता क्या है यहाँ पे? देखिए 1000, आपका यहाँ पे क्या बचेगा? आपको देखिए यहाँ पे 1000 अपॉन 100 का क्यूब जोड़ लीजिए आप। 1000 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तो कितना बचा? 1/10⁻³ या आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 10⁻⁻3। तो आपका आंसर क्या होता है? 10⁻⁻3। तो आपका आंसर 12 का डी सही रहेगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। मौसम पूर्वानुमान विभाग किस दाब के मात्रक का उपयोग करता है? देखिए, मौसम पूर्वानुमान पूर्वानुमान लगाते हैं, उसमें कौन से दाब, किस दाब के मात्रक का उपयोग करते हैं? बार, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पास्कल, मिलीमीटर, पारद स्तंभ का। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा किसका? बार आज का आंसर रहेगा। 13 का ए आंसर सही रहेगा, बार आपका आंसर सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दाब का ऐसा ही मात्रक है। देखिए, तो सभी लोग जानते हो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है हमारे पास? सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, पास्कल। ठीक, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। किसी गतिमान वस्तु के लिए निम्न मापों में से क्या करें? किसी गतिमान वस्तु के लिए निम्न मापों के सेट से कौन सा माप त्वरण ज्ञात करने में सक्षम है? देखिए चलिए, अच्छा त्वरण ज्ञात करना, मुझे क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। त्वरण को क्या कहते हैं? ए से दिखाते हैं, नोट करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है F = ma। एक तो ये हो गया हमारे पास, तो A बराबर क्या हो गया? F/m। मुझे बल पता हो, द्रव्यमान पता हो। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? वेग तथा द्रव्यमान। तो वेग क्या होगा? v, और द्रव्यमान क्या होगा? m। तो वो होता है P = mv होता है। वो वहाँ पे क्या निकालते हैं? मोमेंटम निकालते, संवेग निकालते हैं। तो दूसरा हुआ द्रव्यमान एवं बल की माप। तो द्रव्यमान मुझे पता हो F, बल का द्रव्यमान M पता हो और बल F पता हो, तो ए आपका निकल आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी सही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान एवं बल की माप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडलीय दाब निम्न में से किससे नापा जाता है? देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। डॉक्टर का ताप मापी तो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली अपने बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। चालवासी स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर ये भी यूज नहीं करते। पारद बैरोमीटर, तो आपका आंसर सही क्या रहेगा? पारद बैरोमीटर यूज करते हैं किसके लिए? वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीबार किसके तुल्य है? 1 मिलीबार तो 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1/100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर सही रहेगा क्या? 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये आप किसके तुल्य है? 1 मिलीबार के तुल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दृढ़ आधार से एक ईंट को रस्सी से लटकाते हैं, इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? किससे?
देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक ईंट है ये, ठीक, और इसको रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिया, मान लीजिए मैंने रस्सी से बांध के ऐसे और लटका दिया यहाँ से। तो अब क्या कह रहा है, इस पर परिणामी बल क्या हुआ, देखिए ज़रा। अच्छा, जब रस्सी से लटकाया होगा आपने तो इस ईंट का जितना भार होगा तो वो नीचे आ रहा होगा, F बराबर mg आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, F बराबर mg वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन ये रस्सी से लटका हुआ है तो इस रस्सी पर तनाव भी लग रहा हो, T अपोजिट साइड मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो T टेंशन जिसे हम बोल सकते हैं, तनाव बोल सकते हैं, T लग रहा मान लीजिए, ठीक। तो F बराबर mg और टेंशन ऊपर T हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे ये F नेट निकालने को बोला जाए, तुल्य बल निकालने को बोला, F नेट निकालने को बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका ये F डैश हो गया, ठीक, सपोज दैट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F डैश माइनस टी, क्या निकालेंगे, F डैश माइनस टी, जो तनाव ऊपर लग रहा है उस तनाव को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके आंसर का ऑप्शन क्या क्या है, इसका भार जो कि नीचे की ओर कार्य करता है, नहीं भाई मैंने क्या कहा, तनाव भी लगेगा, तनाव घटेगा इसमें से। इसके भार और रस्सी के तनाव बल के अंतर के बराबर, देखिए वही बात आ गई, भार और रस्सी के तनाव बल के अंतर के बराबर है और नीचे की ओर कार्यकारी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये आपका बी लिख लेना यहाँ पे आप, ये आपका आंसर सही रहेगा, बी आंसर आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बलों के परिणामी बल का मान कभी नहीं हो सकता। देखिए 10 और 5 15 बिल्कुल हो सकता है, जब दोनों बल की दिशा में लगें तो 15 न्यूटन हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा 12 न्यूटन, देखिए 12 न्यूटन भी हो सकता है, 5 न्यूटन भी हो सकता है, लेकिन आंसर क्या नहीं होगा, 4 न्यूटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मिनिमम बल कितना लग रहा है 5, मैक्सिमम कितना लग रहा है 10, तो 5 ये देखिए 10 ये हो गया आपका, 5 ये हो गया। तो देखिए मिनिमम बल 5 से कम लग ही नहीं सकता किसी हालत में, तो जो नहीं हो सकता वो आंसर क्या रहेगा आपका, 4 न्यूटन रहेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार न्यूनतम परिणामी, अभी मैंने बताया जस्ट कि न्यूनतम परिणामी बल कितना हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है ना, 5 से ज़्यादा, 5 से कम नहीं हो सकता है इसीलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी में यहीं तक है। इसी प्रकार नए नए क्वेश्चन जानने के लिए जो हमारे विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।